कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार का पिटारा खोला। बजट में 1 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% करने का ऐलान किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री ने अपने हाथों से लिखा बजट सदन में पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। इस बार का बजट गति थीम पर पेश किया। 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। इस बार का बजट गति थीम पर पेश किया। G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। छत्तीसगढ़ के इस बजट में शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और धर्म संस्कृति जैसे तमाम क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपए बजट में रखे गए, तो पेंशन धारकों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने, शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। राजिम में पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर लगने वाले राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ का प्रावधान रखा। रायपुर से दुर्ग तक चलेगी मेट्रो। नवा रायपुर में बनेगी फिल्म सिटी। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 15 करोड़। सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए 1 करोड़। नई सड़कों के लिए 2000 करोड़। रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़। पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 9,500 करोड़ का बजट। 6 नए फिजियोथेरेपी और 12 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार का बजट कई मायनों में खास है। ये बजट विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान राम को दंडवत होकर प्रणाम किया और लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां बजट पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया। ये बताया गया कि 2047 की झलक इस बजट में नजर आई। इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और ये साफ तौर पर कहा गया है हर वर्ग के लिए है ये बजट। मैं बहुत ज्यादा समय आज नहीं लूंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, सीधा उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्राकर साहब, अर्थशास्त्री के रूप में आपकी अलग पहचान है छत्तीसगढ़ में। आप समअप करके समझाइए कि आज क्या कुछ खास रहा बजट। देखिए आदित्य जी, यह बजट आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर दिखाया गया है विषम परिस्थितियों में, क्योंकि समस्त राज्य सरकारें असमानता को पाटने के लिए असंगठित क्षेत्रों में जिस तरह से काम कर रही हैं,
तो वित्त मंत्री जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उसको वो करने में सफल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कम करने का भी प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात रही है इसमें कि दलहन और तिलहन जो फसल है उसके खरीदी की बात की गई है, बहुत बड़ा निर्णय है। इससे देश का फॉरेन करेंसी भी बचेगा। और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 13,048 रुपए की बात हुई है। इसको हम मंथ में ले आए, जो वृद्धि दर है 1,112 रुपया, या फिर हम प्रतिदिन के हिसाब से लाएं तो 38 रुपया 74 पैसा। अन्य प्रांतों के किसानों की आय जो होती 27 रुपया, यहाँ औसत आय 38 रुपया 74 पैसा। तो यह कंप्लीट बजट कहा जाएगा। लेकिन कई लोगों को शिकायत होगी, वो शिकायत ये हो सकती है कि जीएसडीपी एक स्थिर होता है और एक मूल्य आधारित होता है, जिसके कारण से जो लोन दिखाई दे रहा है वो बाउंड्री में पहुंच गया 2.97, और कर्मचारी वर्गों के डीए के साथ उनको उदारता पूर्वक ड्यू डेट से देना चाहिए था। यहां पर कुछ कंजूसी कर गए वित्त मंत्री जी। एक चीज और थी जो मैं आपसे समाप्त करना चाहूंगा। 20 साल, माफ कीजिएगा 25 साल पहले 1 नवंबर 2000 को जब स्टेट फॉर्म हुआ था, लगभग 29 गुना बजट बढ़ा है। डेफिनेटली ये बजट का साइज जो बढ़ा है, और इसके लिए यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, कोर सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी सर्विस सेक्टर में और वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिससे ये जो हम कह सकते हैं असमानता को कम करने की बात जो हो रही है प्रत्येक राज्य सरकारों के द्वारा, उसको हम और जल्दी अचीव कर सकें। लेकिन आदित्य जी, एक बड़ी बात, आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 47 का जिक्र किए। मैं मानता हूं कि ग्रोथ रेट 7.5% बताया गया है, लेकिन इसके लिए हमें और बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 11% ग्रोथ लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का रहे, तभी यह संभव है। कमल वर्मा जी हैं मेरे साथ, कर्मचारी नेता हैं। कमल जी, हो सकता है जितना हम सोचें उतना हमको ना मिला हो, लेकिन 3% डीए की वृद्धि आज की गई। निश्चित रूप से आज प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में जो घोषणा की है, 3% महंगाई भत्ता वृद्धि करने की बात जो कही गई है, इस निर्णय का हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे बाद डीए के लिए हमने हमेशा आंदोलन किया, लेकिन इस बार बिना आंदोलन किए हमको डीए मिला है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम चाह रहे थे कि जुलाई 2024 से जो दे तिथि है उस डेट से जो है हमको जो है डीए मिलना चाहिए था, लेकिन उसका एरियर्स का भी उल्लेख नहीं हुआ है। आदेश निकलना भी बाकी है। और फेडरेशन के हमारे प्रतिनिधिमंडल है, हम लोग जाकर बहुत जल्दी जो है कल या परसों जो है मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और प्रदेश के वित्त मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि जो दे तिथि से जो है महंगाई भत्ता दिया जाए। तो पहले धन्यवाद देंगे कि पहले शिकायत करेंगे? नहीं, कोई शिकायत नहीं, हम बिल्कुल धन्यवाद देंगे। हमारा फेडरेशन बहुत पॉजिटिव सोच के साथ हम काम करते हैं। 117 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। इस प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात हो, विष्णुदेव सरकार से हमने इससे पहले 8% महंगाई भत्ता लिया, आज 3% बिना आंदोलन किए हमको मिला है। तो पॉजिटिव चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ही बात करते हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ साथ एक किसान भी हैं। किसान पहले बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं किसान संघ के। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, महतारी वंदन मतलब महिलाएं और किसान, ये दोनों वो पैरामीटर थे जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। क्या कुछ रहा आज के बजट? निश्चित तौर पे आज का जो बजट है वो महतारी वंदन के साथ साथ किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर सभी वर्ग का बजट है। और ये बजट नहीं, हमारा विजन है साल भर का। इसके पहले भी पिछले साल का जो बजट था उसमें सारी चीज़ों को हमने समाहित किया था। एक साल का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी कुछ कहता है। अभी का जो बजट है इसमें आपने देखा होगा कि हिंदुत्व के साथ साथ बाकी सारे वर्ग का भी हमने ध्यान रखा है। और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा का जो हमने जिक्र किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। इसके साथ सिंधु दर्शन की बात भी हमने की है, रामलला के दर्शन की बात की है, और बलौदा बिहार में जो भंडारपुरी में जो गुरुद्वारा का जो उत्थान हम करने जा रहे हैं, तो ये हमारे एक सोच को दिखाता है। सभी वर्ग को लेकर हम चले हैं। किसानों के साथ जो हमने पिछले साल से न्याय करना शुरू किया है, एक लंबी गाथा इस बजट के माध्यम से देखने मिला है। और नए रायपुर को लेकर, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, सारे विषय को समाहित करते हुए ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक है। डॉक्टर संदीप दवे साहब हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं छत्तीसगढ़ के। मैं सीधा उनके पास चलता हूँ। तो साहब, हर बजट में उम्मीद होती है बहुत कुछ। कई सारे मेडिकल कॉलेज भी दिख रहा है मुझे कुनकुरी में, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस भी दिख रहे हैं मुझे। आप किस तरह से देख रहे हैं? बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी उम्मीद थी कि
3% की बजाय 2-3% की बजाय कहीं 5% पे जाके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम खर्च करेंगे। 3% मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ी सी कमी रह गई। पर जो सबसे अच्छी बजट की बात रही है वो ये है कि सरकार को समझ में आ रहा है कि नर्सिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस प्रदेश के लिए, इस छोटे से प्रदेश के लिए। उसके लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं हुई हैं और जो ये मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा, नर्सिंग कॉलेज जो खोल रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज जहाँ पर हैं वहीं पर खोले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जितनी भी योजनाएं, खास करके सिकल सेल के लिए जो आवंटित राशि आवंटित की गई है, सिकल सेल सबको ही जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और उसके लिए पैसा आवंटित करना और एक अच्छा इंस्टीट्यूट और हर विकास खंड में उसके बारे में सोचना कि हर विकास खंड में सिकल सेल के बीमारी के बारे में हम जान सकें, पहचान सकें, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स खोलने या क्लिनिक्स खोलना या डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलना बहुत ही अच्छा कदम है, जिस पे बहुत सारी सरकारों ने, अभी पूर्व सरकारों ने शायद ध्यान नहीं दिया। और मेरे ख्याल से सिकल सेल पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना इस प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या को निजात दिलाएगा। बाकी जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसमें जो कुछ भी राशि का आवंटन हुआ है, कुनकुरी में चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, सिर्फ कॉलेज खुलने से काम नहीं चलेंगे। मेडिकल एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशन होता है जिसमें क्वालिटी का भी फोकस, क्वालिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी दिक्कत कॉलेज बिल्डिंग से नहीं चलेगा, कॉलेज में फैकल्टीज़ भी चाहिए और उन फैकल्टीज़ का इंतज़ाम कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो सरकार के सामने लग रहा है। उसके लिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी वक्त प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स का भी उपयोग, एक पुराने ज़माने में जैसे महाराष्ट्र में होता था, ऑनरी डॉक्टर्स चुने जाते थे, उनका ही उपयोग किया जाता था, तो उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों का उपयोग जब तक आप मेडिकल कॉलेज की टीचिंग में नहीं करेंगे तब तक आप इस समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग आज मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्वागत योग्य है पूरा बजट, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की भी चीज़ें सरकार करने जा रही है अगर वो पूरी तरह से क्रियान्वित होती हैं, और ये दूसरा ही बजट है इस सरकार का, अभी 3 साल और बचे हैं, उम्मीद है कि बहुत बेहतर कार्य करें। आयुष्मान योजना के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि काफ़ी कुछ प्रावधान उसमें भी है। आयुष्मान में अभी 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से सरकार करने जा रही है। और अगर हम विगत वर्षों की बात करें तो विगत वर्षों में जो हमारा बजट जा रहा है या जो खर्च हम आयुष्मान में कर रहे हैं वो करीब करीब 4-4.5 हज़ार करोड़ का हो रहा है, तो प्रावधान कहीं कम हो रहा है। और यहाँ पर मैं सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन करूँगा कि इस योजना को जो गरीब हैं, जो बीपीएल मरीज हैं, जो बिल्कुल उसके केंद्र शासन ने बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं। वनस्पत जो एपीएल को इस योजना में शामिल किया गया है, एपीएल को मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की आवश्यकता है। बीपीएल जितने भी मरीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके, इसके लिए ज़रूरत इसी बात की कि जो भी राशि आप आवंटित कर रहे हैं वो सही मायनों में गरीब से गरीब लोगों तक पहुँच सके। ब्रिजेशनाथ पांडे जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ब्रिजेश जी, क्या कुछ खास रहा बजट में आपके साथ? देखिए, मैं तो सबसे पहले वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे बजट को पेन से लिखा है। सोचिए इस बजट के पीछे उनकी कितनी सोच, कितनी मेहनत रही होगी, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात ये देखिए कि किसी भी वर्ग को बजट में नहीं छोड़ा गया है, बहुत संतुलित बजट है। यदि कोई निंदा करना चाहे तो मैं सोचता हूँ उनके लिए कोई शब्द नहीं है कि ऐसी आलोचना किया जा सके इस बजट में। आप महिलाओं को ले लें, पुरुषों को ले लें, युवाओं को ले लें, बेरोजगारों को ले लें, व्यापारियों को ले लें, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है। हर वर्ग को, स्वास्थ्य वर्ग को भी नहीं छोड़ा जा सकता, कहीं ना कहीं हर वर्ग को देके बैलेंस किया गया है और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा बजट है। मैं बस इतना ही कहूंगा। और एक शिकायत जरूर है कि सरकार किसी के भी हो, वकीलों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। वकीलों के लिए ना कोई मेडिक्लेम की सुविधा होती है, ना कोई उसकी इंश्योरेंस की सुविधा होती है। तो मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस साल नहीं तो अगले बजट में जरूर अधिवक्ताओं के बारे में सोचे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अधिवक्ताओं का परिवार है, बड़ा वोट बैंक जी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ बहुत बड़ा परिवार है। राजेश जी चैम्बर के सदस्य भी रह चुके हैं, चैम्बर के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, व्यापारी हैं राजेश वासवानी जी। वासवानी साहब, व्यापारियों को बहुत उम्मीद रहती है कब पेट, हालांकि पेट्रोल में कम किया गया है, लेकिन कुछ और जीएसटी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी और भी अलग अलग तरह की चीज़ें थी। क्या कुछ मिल पाया इस बार के बजट? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे सबसे लाडले मंत्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। व्यापारी वर्ग अपना कहीं ना कहीं फंड देख लेता है कि मुझे इस बजट में क्या मिला,
तो उन्होंने जो बजट में प्रावधान दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में फंडिंग, कृषि के क्षेत्र में फंडिंग, स्टील के सेक्टर बंदी का मार झेल रहे व्यापारी, इन सब सेक्टरों से पैसा आएगा। हम ओपी चौधरी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। कृषि के क्षेत्र में व्यापार प्रधान, हमारा देश कृषि प्रधान क्षेत्र है, पैसों की प्रधान जो आती है वो कृषि से आती है। औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा माना जाता है। सीमेंट के सेक्टर में, स्टील की इंडस्ट्रीज में जब प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना फंडिंग आएगा तो निश्चित रूप से इनका व्यापार बढ़ेगा, फंडिंग हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ेगी। मैं छोटे व्यापार मार्केट में पैसा आएगा तो व्यापारियों का जो पुराना एक बहुत टाइम से, लंबे टाइम से ईवे इसमें वेट के ऊपर चल रहा था, हालांकि उसमें 1 लाख रुपए तक करना था, पर उन्होंने अभी 25,000 तक की छूट माफ कर दी। इसके भी लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और एक ईवे बिल हमारी सरकार से बात चल रही थी कि आप ईवे बिल जो है वो कम से कम 2 लाख रुपए तक का छूट रखा जाए, क्योंकि छोटे छोटे कई बार बिल बनते हैं तो उतने अमाउंट के 2 लाख रुपए तक कैश में भी परचेसिंग छूट है, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का किया। वहाँ पे व्यापारियों को 2 लाख की उम्मीद थी। और एक सबसे हम आभार व्यक्त करते हैं, व्यापारियों की हमेशा मांग रही कि नई राजधानी में हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक भवन बनना चाहिए, और उन्होंने हमें ये जमीन रियायत दर पर दी है। हम पूरे व्यापारी वर्ग की ओर से, छत्तीसगढ़ व्यापारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने व्यापारी वर्गों को खुश किया। हमारे साथ वीरेंद्र जी भी हैं। वीरेंद्र जी, मैं उस समय से आपको जानता हूं जब एक लंबा आंदोलन बूढ़ा तालाब में हुआ करता था, शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन था, जो आप लोगों ने शिक्षा कर्मी होकर शिक्षक की नौकरी उसके बाद पाई। शिक्षकों के लिए कुछ है इस बजट में? निश्चित रूप से यदि देखा जाए बजट को तो 5 लाख अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक जो है उनके लिए मिला जुला बजट है। कहीं खुशी है, कहीं गम है। यदि देखा जाए तो पीएमश्री के लिए सरकार ने 167 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। साथ ही साथ लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात भी कही है। उससे स्कूलों में कहीं न कहीं काफ़ी कुछ जो शिक्षक की कमी वो भी दूर किया जा सकता है, लेकिन एक कमी रह गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में उसको सुधार लिया जाएगा। और हम वित्त मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं। निश्चित रूप से बजट काफी स्वागत योग्य है, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत लंबी मांग रही है कि देय तिथि से, ये इनके घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया गया था कि देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाएगा केंद्र के समान। तो जुलाई 2024 से दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसको जो दिया गया है मार्च 15 अप्रैल से। तो ये हम वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि अब आने वाले कल में यदि इसमें कुछ सुधार हो जाए तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। और सुशासन के दृष्टिकोण से देखा जाए, एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो निश्चित रूप से मान के चलिए स्वागत योग्य बजट है। मिनी जी, महिलाएं, मैंने हर चुनाव में भी देखा है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की बीजेपी को लाने के लिए। बहुत बड़ा कारण एक महतारी वंदन योजना था छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। आज के बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ बातें हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पेश किया गया है। जैसे केंद्र में ज्ञान की बात हुई थी और यहाँ गति की बात हुई है, तो उस गति का बजट है, महिलाओं की उन्नति का बजट है, महिलाओं को आर्थिक उनकी सुदृढ़ता का बजट है, उनको अधिकार जो उनके हैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उनका व्यवसाय का, इन सब को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट बनाया गया है और स्वागत योग्य बजट। छत्तीसगढ़ में देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा सरकार बनाने में। अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा थे, लोकसभा चुनाव में भी, और नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग दिया। तो उनको विश्वास था, मुख्यमंत्री जी पे, विष्णुदेव साय जी पे विश्वास था कि वो सरकार हमको ध्यान में रख करके बजट बनाएगी। और जो बजट आया है उनके अनुकूल है, उनके हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, रोजगार का ध्यान रखा गया है, शिक्षा का ध्यान रखा गया है, उनके व्यवसाय का ध्यान रखा गया है। तो ये बजट स्वागत योग्य है और छत्तीसगढ़ की सभी महिलाएं उनका आभार अभिनंदन करती हैं। हेमंत है मेरे साथ, हेमंत छात्र हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं नए, मैंने सुना फैशन डिजाइनिंग का भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बात की, 25 कॉलेजों को अब अपग्रेड करने की बात की। बीइंग ए स्टूडेंट, क्या कुछ लगा आपको खास बजट? देखिए, ये बजट तो लगभग सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में बताऊं तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन डिज़ाइनिंग का हमारे नया रायपुर में खोला जा रहा है। तो हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसी कलाकृतियां हैं, टेराकोटा है, डोकरा कला है, झारा कला है, ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान वहाँ से मिल सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे राज्य में, हमारे राज्य के अंदर हम उस कला को एक नई कला के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आदिवासी कल्चर को बढ़ावा मिल सकता है इससे। साथ में इस क्षेत्र में हमारे उद्योग भी लग सकते हैं और हमारे जो आज हम बात करते हैं स्किल एजुकेशन की, है ना, कि आज जो एजुकेशन होना चाहिए वो स्किल पे आधारित होना चाहिए। तो ये एक फैशन डिज़ाइनिंग जो ऐसा होता है, जो स्टडी हम करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी
कर सकते हैं। तो एक उद्योग के रूप में होगा। साथ ही हम देखते हैं कि 17 निकायों में नालंदा विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। तो हाँ, तो ऐसे जो छात्र हैं जिनको घर पे पढ़ने की एक सुविधा नहीं मिलती, जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको ये नालंदा परिसर से एक आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिल रही है। जैसे रायपुर में हमारे नालंदा परिसर है, तो वहाँ से कई छात्र सेलेक्ट हुए हैं जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं, डीएसपी बने हैं, यूपीएससी तक के परीक्षाओं में वो पहुँचे हैं, जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जिनके जो एक स्लम एरिया में रहते हैं, जहाँ पे एक पढ़ने का माहौल नहीं होता है। तो ये एक उस क्षेत्र पे काम करेगा। साथ ही अभी जो हम देख रहे हैं बजट, इसमें 20 विभागों में 10,000 भर्तियों की बात की गई है। तो इस 10,000 भर्तियों में निश्चित ही जो शिक्षक भर्ती की मांग चलती आ रही है अभी, तो वो भर्ती भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं तो एज अ छात्र, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं राज्य के विकास के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा कि जैसे इस बजट में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा सड़कों के डेवलपमेंट की बात कही गई है। तो जहाँ सड़क का विकास होगा वहाँ पे आर्थिक विकास, एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सभी आएंगे। चंद्रकर साहब, मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है ये कि जब आप किसानों को पैसा देते हैं, जब आप महिलाओं को पैसा देते हैं, जब आप गांव में पैसा लगाते हैं, जब आप उद्योगों में पैसा लगाते हैं, तो वो अल्टीमेटली पैसा मार्केट में आता है। ये बहुत खास। अब यह बजट बहुत ही खास है। और पहले मैं आपके साथ संवाद किया आदित्य जी, असंगठित क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ में 96% हैं, उनके लिए यह सरकार काम कर रही है। ग्रास रूट लेवल पर जब पैसा दिया जाता है तो कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में, जो ये ग्रामीण इलाके में है, वो बूम करता है। लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी बात एक और है जिसको वित्त मंत्री जी काफ़ी स्मार्टली रखे, और वो था इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में उनका कहना था कि वेतन एवं भत्तों के ऊपर 34,956 करोड़ रुपया, पेंशन के ऊपर 9,731 करोड़ रुपया, ब्याज के रीपेमेंट के ऊपर 9,931 करोड़ रुपया। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को वो 50,624 करोड़ रुपया होता है, इसको थोड़ा कम करना है। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी है। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन के लिए जिस तरह से घोषणा की गई, जैसे अभी भाई साहब जो कह रहे थे आवास के ऊपर, आवास के साथ ही साथ इरिगेशन को जो टारगेट किया गया है, और वित्त मंत्री जी को ये आभास है कि अभी जो फरवरी का महीना बीता, छत्तीसगढ़ में अभी 18% पानी की कमी हो चुकी है। तो इन सब दृष्टिकोणों से राजकोषीय घाटा के ऊपर भी एक सुंदर लाइन बहुत ही स्मार्टली बोला गया वित्त मंत्री के द्वारा। वो 4,000 करोड़ रुपया जो केंद्र का है उसको जोड़ेंगे तब वो 22,000 करोड़ से ऊपर होता है, नहीं तो ये 18,000 होता है। पूंजीगत व्यय जो है, कैपेक्स जो दिया गया है, अब कैपेक्स में वो जमाना भी बीत गया आदित्य जी कि बड़े पैमाने पर पूंजी व्यय जब किया जाता था तो मजदूरों को काम मिलता था। आजकल मशीनें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर इसको दूसरे ढंग से जोड़ा गया। युवाओं को एक मार्मिक संदेश है, और वह संदेश यह है कि आपको उद्यमी भी बनना है। उद्यमी बनोगे तो चाहे वो कोर सेक्टर का हो, चाहे सर्विस सेक्टर का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, उसमें और विकास होगा। ये हमारे लिए, राज्य के लिए अनुकूल होगा। किसानों के लिए, जैसा कि सर ने कहा, दलहन तिलहन के लिए भी बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल 7 साल धान की खपत, धान की पैदावार सबसे ज्यादा हो रही है। पानी की कमी देखिए अभी से 18%। कुछ दूसरा ऑप्शन भी इसमें होना चाहिए। निश्चित तौर पे दूसरा ऑप्शन इसमें है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए हमने लगभग 10,000 करोड़ का इस पे प्रावधान रखा है। साथ ही साथ ये हम पे आरोप लग रहा था कि भूमिहीन किसानों को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इस बजट में लगभग 600 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। हम जैविक खेती की ओर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, डेयरी उत्पादन की बात हुई है तो बनासकांठा गुजरात के तर्ज पे जो राष्ट्रीय डेयरी फार्मिंग की मदद से एक बड़ा डेयरी बोर्ड हम यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। इससे रोजगार ही मिलेगा और छत्तीसगढ़ के डेयरी बोर्ड को नई ऊंचाइयों को तक लेके जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि युवाओं को रोजगार से, हर युवा को नौकरी देना संभव नहीं है, रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत में एक सबसे अच्छा इस बजट में मैंने जो महसूस किया कि फिजियोथेरेपी का जो एक कॉलेज था उसको 6 किया गया है। नया मेडिकल कॉलेज तो बनाया जा रहा है कुनकुरी में,
उसके अलावा छोटे छोटे जो लघु उद्योग उसको रियायत देकर कहीं ना कहीं युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार ने कार्य किया है। बस्तर के आदिवासी की बात करेंगे, खेल से भी उनको जोड़ा जा रहा है। बस्तर ओलंपिक मैराथन किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो खेल है उसका भी लगातार आयोजन होगा। तो खेल से लेकर, मैंने जिस बात को कहा, इंफ्रा से लेकर, कृषि से लेकर, सारे क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, इस पूरे बजट को संतुलित रखते हुए सर्वस्पर्शी के तौर पे यहाँ पे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। और ये हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है जो छत्तीसगढ़ के विकास को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। कमल जी, कितना आप जवाब दे पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन शनिवार रविवार की छुट्टी मिलने लगी है, अब 3% डीए भी मिल गया है, लेकिन जब लोग जाते हैं तो अभी भी वही स्थिति कि 10 बजे जाएं तो लोग मिलते नहीं कर्मचारी, दोपहर में 2 बार, 1 बार खाना, 2 बार चाय नाश्ते के लिए बाहर। क्या कर्मचारी इस बात को नहीं, क्योंकि स्टेट उसका भी है, पैसा उसके ऊपर भी खर्च हो रहा है। मुझे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो करना, आप लोगों को तो हर साल इंक्रीमेंट, डीए, जो इंसान 3 साल से काम कर रहे हैं सब लोग हैं, शायद उतनी सैलरी पे आज भी काम कर रहे हैं। हमारा दायित्व नहीं बनता, कर्मचारी भी नहीं बोलता सर आपने हमारे लिए किया तो हम कम से कम 10 बजे आएंगे, मतलब 10 बजे आएंगे, 5:30 जाएंगे, मतलब 5:30 जाएंगे। ऐसा कभी होगा छत्तीसगढ़ में? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और आपने सुना होगा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 33 जिले, पूरे 146 ब्लॉक में पूरा फैला हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी कर्मचारी अधिकारी को मैं अपील करता हूँ कि हमें जो है सैलरी सरकार देती है आम छत्तीसगढ़ के आम जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। हमारा खुद का नैतिक जिम्मेदारी है कि हम 10 बजे जाएं और बहुत ही शालीनता से, यदि कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास में, ग्रामीण क्षेत्र के हो, शहर क्षेत्र के हो, आप शासन के जो नियम है उसको बड़े प्रेम से, उदारता से, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में समझाते हैं, बिठाते हैं, आपको चाय पिलाएंगे, आपको नियमों के बारे में ज्ञान देंगे और उसका समाधान कैसे होगा। हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो कल्चर है वो सरकारी कर्मचारियों को भी उस कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक छोटा सा समाप्त कर दीजिए सर, जो भी आप सुझाव देना चाहें सरकार। मेरी तरफ से सुझाव यही है कि जितना हो सके गरीबों तक पहुंचने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा आपने प्रयास किया कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकें। आपने बहुत सारी क्लिनिक्स और बहुत सारे पॉलीक्लिनिक्स और उन्नयन की बात की है। मेडिकल कॉलेज ज़रूरी हैं प्रदेश के लिए, डॉक्टर बनाने बहुत ज़रूरी है, पर फैकल्टी का भी ज़रूरी इंतजाम करें। क्वालिटी एजुकेशन इज़ मस्ट इन मेडिसिन। तो देखिए, सभी ने अपनी अपनी राय रखी। निश्चित तौर पर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट की बात करी गई, सीधे तौर पर 2047 को देखते हुए इस बजट की तैयारी की गई। और जो मेरी लगातार बात हुई विधानसभा में, सबका ये कहना था कि किसी वर्ग को नहीं छोड़ा गया, मतलब गाय और बकरी हर किसी को ध्यान में रखा गया, मतलब हर वर्ग को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है, हर छोटी से छोटी चीज को बजट में सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।